नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में मध्यकालीन सामाजिक जीवन के राजपूत समाज के सामान्य लक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान की सामाजिक और आर्थिक स्थिति 800 से 1400 ईसा पूर्व। सामाजिक और आर्थिक स्थिति। सामाजिक स्थिति मुसलमानों के आगमन से बहुत पहले राजस्थान में जाति प्रथा प्रचलित थी। वैदिक कालीन परंपरा के अनुसार प्राचीन भारत का समाज वर्गों में बटा हुआ था। 4 वर्गों में बटा हुआ था। इन 4 वर्गों में से प्रथम ब्राह्मण वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली था। राजस्थान में ब्राह्मण वर्ग की कई शाखाएं और उप शाखाएं थी, जिनमें सिरिमाली, नागर, दाइमा, पुष्करना ब्राह्मण सर्वाधिक प्रभावशाली थे। ये ब्राह्मण रूढ़िवादी थे। दक्षिण भारत के दूसरे ब्राह्मणों को ये घृणा की दृष्टि से देखते थे और उन्हें मलेच्छ संबोधित करने में हिचकते नहीं थे। ब्राह्मण वर्ग ने एक विशिष्ट संस्कृति पनपा रखी थी, जिनके ठेकेदार बनकर वे तत्कालीन युग में भारत की हिंदू सभ्यता और संस्कृति के प्रेरी के रूप में कार्य करने लगे थे। जब मुसलमानों के आक्रमण होने लगे तो इन ब्राह्मणों ने जाति शुद्धि का एक नया तरीका निकाल दिया, जिसके अनुसार अंतर जातीय विवाह निषिद्ध कर दिए गए, वंश को अधिक महत्व दिया गया और छुआछूत को प्रोत्साहन किया गया। उस समय ब्राह्मणों ने मांस भक्षण तथा स्थान परिवर्तन को धर्म विरुद्ध घोषित करके समाज को सीमित दायरे में बांध दिया। परिणाम ये निकला कि जब मुसलमानों के आक्रमण हुए तो राजपूतों के अतिरिक्त दूसरी जाति का कोई व्यक्ति विदेशी मलेच्छों का मुकाबला करने नहीं गया। ब्राह्मणों के बाद दूसरा प्रभावशाली वर्ग राजपूतों का था, जो अपने आप को वैदिक कालीन क्षत्रियों का वंशज बताता था। कानरदे प्रबंध के अनुसार प्राचीन राजस्थान में राजपूतों की 36 जातियां और उपजातियां थी, जिनमें गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, बघेला, सोलंकी, राठौड़, परमार, गुहलोत प्रमुख थे। समकालीन शिलालेखों तथा साहित्य में जैसलमेर के भाटी, योद्धे और वराह राजपूतों का वर्णन भी मिलता है। समकालीन समाज इससे अनभिज्ञ नहीं था कि प्रमुख राजपूत राजघराने की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। उदाहरणार्थ मेवाड़ के गुहिलोत राणा ख्याति प्राप्त महाराणा कुंभा के काल तक ब्राह्मणों के वंशज समझे जाते थे। मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान के वंशज माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान के वंशज माने जाते हैं। इसी तरह परमार राजपूतों के पूर्वज वशिष्ठ ऋषि थे। राजपूतों और ब्राह्मणों दोनों की सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से मिलती जुलती थी। दोनों का ही उद्देश्य मुस्लिम आक्रमणों की निरंतर बाढ़ से हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना था। फलस्वरूप दोनों की जातियां मनुस्मृति के आदेशों का पूर्ण पालन करना चाहती थी। यदि कोई जाति अत्याचार करती थी अथवा कोई धर्म प्रतिकूल कार्य करती थी, तो इन दोनों जातियों में उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होती थी। जब शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और भारत पर विदेशी जातियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था, तो शक, सीतियन, हूण आदि जातियां भारत भूमि में बस गई। उन्होंने यहाँ के धर्म और संस्कृति को अपना लिया। अधिकांश विदेशी जातियां लड़ाकू थी, अतएव उन लोगों ने राजपूत सभ्यता और संस्कृति को अधिक सुविधा के साथ ग्रहण कर लिया। परिणाम ये निकला कि राजपूतों में विदेशी रक्त का सम्मिश्रण प्रारंभ हो गया। तीसरी जाति वैश्य थी, जिसका अग्रवाल, महेश्वरी और ओसवाल में विभाजन था। इस जाति की तृतीय उपशाखा ओसवाल अधिकांश थे। राजपूत राजाओं की सैनिक सेवा में कार्य करती थी, अतएव इनके रहन सहन, आचार विचार सब कुछ क्षेत्रों से मिल जुल गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि ओसवालों को का सोनगरा राजपूतों से रक्त संबंध था। जैन धर्म स्वीकार करने के बाद इन लोगों ने ठाकुर की उपाधि त्याग कर एक वैश्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया।
मनुस्मृति के अनुसार वेश्य को कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा लेन देन का धंधा करना चाहिए, लेकिन राजस्थान के वेश्य व्यापार के अतिरिक्त राजकीय सेवा भी करते थे। कवि कल्पलता नामक ग्रंथ का लेखक तो यहाँ तक लिखता है कि वेश्यों को राज्य के में मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिए। इसी तरह की परंपरा प्रारंभ में डाली गई और उसका अनुसरण आधुनिक काल तक होता रहा। प्रत्येक राजपूत राज्य में मंत्री के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भंडारी, मेहता आदि जाति के लोग नियुक्त किए जाते थे। मनुस्मृति में शूद्रों के विषय में कुछ लिखा हुआ नहीं है, परंतु शूद्र लोग राजस्थान में रहते हुए यहाँ के समाज में कृषि और दूसरे व्यवसायों को करते थे। उनका निजी संपत्ति पर अधिकार था और वे द्विज वर्ण से मिलजुल सकते थे, परंतु उनकी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करना अनपेक्षित था। राज्य की सेवा में शूद्रों को भर्ती किया जाता था और वे प्रशासनिक सेवा में ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकते थे। चित्तौड़ का शासन प्रबंध कुमार जाति के व्यक्ति सज्जन को सौंपकर चालुक्य नरेश कुमारपाल ने सामाजिक समानता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। यानी चित्तौड़ का शासन प्रबंध कुमार जाति के व्यक्ति सज्जन को सौंपकर चालुक्य नरेश कुमारपाल ने सामाजिक समानता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। राजस्थान के शूद्र विभिन्न जातियों तथा उपजातियों में बटे हुए थे। लोहार, कुम्हार, माली, सुनार, सिलावटी, तंबोली आदि इत्यादि इनकी प्रमुख जातियां थी जो लगभग प्रत्येक भाग में पाई जाती थी। दिल्ली के दक्षिण के भूभाग में अहीर जाति के योद्धा निवास करते थे। महाभारत काल में उन्हें क्षत्रियों की उपशाखा माना जाता था, लेकिन जब ब्राह्मणों से संपर्क समाप्त होने लगा तो इनकी गिनती शूद्रों में होने लगी। यद्यपि राजस्थान और गुजरात की सूचियों में अहीरों का नाम राजवंशी राजपूत जाति में सम्मिलित किया गया है। यह तथापि याज्ञवल्क्य की स्मृति ने अहीरों की परंपराओं को क्षत्रियों से भिन्न बतलाकर इनकी एक नई पृथक जाति घोषित कर दी थी, जिसे आधुनिक समय में यादव कहकर पुकारा जाता है। इनके अलावा कायस्थ और खत्री भी राजस्थान में निवास करते हैं। उदय सुंदरी नामक ग्रंथ में कायस्थों को खत्रियों का वंशज बताया गया है। इसी तरह से खत्रियों के लिए कहा जाता है कि ये क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण पिता माता के संतान हैं। कायस्थ लोग कलम के धनी माने जाते हैं, जबकि खत्री व्यापार, वाणिज्य तथा लेन देन। चौहान राज्य के उत्तरी भाग में जाट निवास करते थे। जाट भी राजपूतों के समान वीरता में कम नहीं थे, परंतु उनमें अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते थे जितने राजपूत होते हैं। जाटों की तरह से गुर्जर भी राजस्थान में काफ़ी अधिक संख्या में निवास करते हैं। डॉक्टर के मुंशी ने यह सिद्ध कर दिया है कि गुर्जर विदेशी जातियों के वंशज है जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद राजस्थान में आकर बस गए थे। के मुंशी करत द गैलोरी डेट वाज गुर्जर देश। राजस्थान में पद दलित जातियां भी निवास करती थी, जिनमें मतंगा जाति सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। चमार, जूलेहे, मछवे, नाविक इत्यादि इसी जाति में सम्मिलित किए जाते हैं। इनका कार्य हर्ष के दरबारी कवि बाण के अनुसार उच्च वर्ग की सेवा शुश्रूषा करना था। उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था जाति प्रथा पर आधारित थी। जाति प्रथा का आधार जन्म समझा जाता था। व्यवसाय के आधार पर वर्ण निश्चित किए जाते थे। समाज धर्म प्रधान था, अतः राजपूत काल में धर्म प्रभावशाली बना रहा। जातियों और उपजातियों के कारण संकीर्णता का प्रसार था। भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की वजह से समाज विभाजित और निर्बल था। इन सब दोषों ने राजस्थान को उन्नत होने से रोके रखा। स्त्रियों की दशा। राजस्थान की स्त्रियों ने भी देश के इतिहास में प्रशंसनीय कार्य किया। वराहमित्र के अनुसार राजस्थान की स्त्रियों को जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरुषों पर आश्रय लेना पड़ता था।
परंतु फिर भी स्त्रियों ने जौहर और सती का जो शौर्य समय समय पर दिखाया, उससे विदेशी विद्वान भी इतने और अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने राजपूत स्त्रियों को ऐतिहासिक गाथाओं की आत्मा बना दिया। उसकी गौरव गाथाएं चारणों और भाटों द्वारा सदा गाई जाती रही है। हमीर माकवे के अनुसार राजस्थान की स्त्रियां कानों में कुंडल और ललाट पर कस्तूरी तिलक, नाक में कांटा, गले में नेकलस, पाँवों में चंपक, पायल, करदनी पर चांद की तगड़ी आदि पहनती थी। इस वेशभूषा ने जिसका आधार स्तंभ घघरी, चोली और ओढ़नी थी, राजस्थान की नारियों को साहित्य में काल्पनिक सौंदर्य का प्रतीक बना दिया है। मुसलमानों के संपर्क के साथ साथ इस देश की स्त्रियों ने कुछ नए ढंग के आभूषण पहनना भी आरंभ कर दिया। हरिभद्र और न्याय चंद्र सूर्य की कृतियों में उन आभूषणों का वर्णन मिलता है। अंगूठी, नेकलेस, कुंडल यहाँ के पुरुषों की वेशभूषा में भी सम्मिलित थे। खान पान, राजस्थान में गेहूं, चावल, दाल, जौ, जवार, तेल, घी, मसाले और गोश्त का प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता था। जैन धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण मांसाहार कम होने लगा और यहाँ के निवासी शाकाहारी बनने लगे। इसलिए यहाँ के ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है कि जो लोग पशु पक्षियों और मांस प्राप्ति के लिए शिकार करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था। शाकाहारी व्यक्ति दूध तथा दूध से तैयार किए हुए रुचिकर व्यंजनों का प्रयोग बड़े चाव से करते थे। त्योहार उत्सव, त्योहारों पर भोजन बनाना तथा समय समय पर गौर करना यहाँ की परंपरा थी। एकादशी, महाशिवरात्रि और श्रावण मास में एकादशी, महाशिवरात्रि और श्रावण मास में महाचतुर्दशी के त्योहार पर उपवास रखकर यहाँ के निवासी संध्या काल में रुचिकर व्यंजनों का सेवन करते थे। इस धार्मिक प्रवृत्ति ने भी राजस्थान के लोगों को भीरू बना दिया था। धर्मभीरू व्यक्ति लोक और परलोक सुधारने की दृष्टि से समय समय पर तीर्थ यात्राएं करते थे। आर्थिक स्थिति, 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक राजस्थान के विभिन्न भूभागों पर चौहानों का शासन था। चरमोत्कर्ष के इस काल में चौहानों का राज्य अजमेर और दिल्ली के अतिरिक्त आधुनिक पंजाब के अम्बाला जिले तक फैला हुआ था। लगभग आधा भूभाग रेगिस्तान था, जबकि शेष भूमि यमुना, चंबल और बनास द्वारा सिंची जाती थी। सरस्वती नदी की घाटी में भूमि उपजाऊ थी, परिणाम स्वरूप यहाँ रेगिस्तानी भूभाग कम आबादी वाला प्रदेश बना रहा। वहीं नदी की घाटी में घनी आबादी वाले कस्बे और नगर बस गए थे। आधुनिक अजमेर के अतिरिक्त नाडोल, रणथंभौर, जालोर, सांचौर, सांबर और चौहानों की राजधानी होने के साथ साथ व्यापारिक नगर बने हुए थे। भीनमाल, आबू आदि नगर धार्मिक स्थल होने के अलावा महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र भी बन गए थे। वर्तमान मारवाड़ और सपादलक राज्य की सीमा पर नागौर एक व्यापारिक नगर था। इन व्यापारिक नगरों के संबंध में समकालीन काव्यों में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, जिसकी प्रामाणिकता को जांचने के लिए समकालीन विदेशी यात्रियों के संस्मरणों को खोजना पड़ता है। 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री वंशांग अपने संस्करण में लिखता है कि राजस्थान में सकड़ी और अविकसित पगड़ियाँ थी, जिनका उपयोग करते हुए निर्धन मछुए, कसाई और हरिजन अपनी जीविका कठिनाई में से कमाते थे। एक तरफ यह मजदूर वर्ग शहर की चार दीवारी के बाहर पददलित जीवन व्यतीत करता था, तो दूसरी ओर नगरों में बड़े बड़े भव्य महल बने हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रजा के सुख दुख की राजपूत राजा अधिक परवाह नहीं करते थे। अकबरमान के शासनकाल में आईने अकबरी लिखते समय अबुल फजल ने मालूम किया था कि प्राचीन काल में चौहान राज्य में ज्वार, बाजरा और गेहूं की फसल गर्मियों में होती थी। कुरुक्षेत्र, दिल्ली के आसपास के प्रदेश में गेहूं, गन्ना,
चावल, राजमा उत्पन्न होता था। सपाटलक्स के चौहान राजाओं को सांबर झील के नमक के उत्पादन से काफी लाभ होता था। इसके अलावा तांबा, जस्ता, इमारती पत्थर राजस्थान की विशेष देन थी। मारवाड़ और बीकानेर के रेगिस्तानी भूभाग में ऊन, घी, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ उपलब्ध होते थे। स्पष्ट है कि पूर्वी राजस्थान में पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय था, जिसके कारण चारागाहों का विशेष महत्व दिया जाता था। शाकंभरी के शासक विग्रहराज द्वितीय, नाडोल के शासक कल्याण, जालोर का शासक उदय सिंह और हस्तिकुंड के शासक माम माता के शासनकाल में गेहूं, तेल, पान, नमक और घोड़े का व्यापार अति उन्नत था। इनका आयात अधिकांशतः उत्तर पथ से किया जाता था। गुजरात के साथ प्राचीन राजस्थान के निवासियों का दास व्यापार था। प्राचीन राजस्थान के शासक व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देते थे। ये व्यापारी आवश्यकता की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। लेकिन जब यहाँ के शासक निर्बल होने लगे तो इन व्यापारियों ने पैसा कमाने के लिए स्त्री व्यापार को भी प्रारंभ कर दिया। संभवतः विदेशों के साथ सामुद्रिक मार्ग से संपर्क स्थापित होने के कारण ही इन लोगों से ये व्यापार अपना लिया। राजस्थान के निवासी नौकरी पेशा भी थे। सैनिक, लेखक, पुरोहित, अध्यापक, ज्योतिष, संगत रास, भाट, शिकारी और कसाई सभी नौकरी पेशा थे। कानरदे प्रबंध नामक ग्रंथ के अनुसार अकेले जालोर शहर में 4 जातियों के लोग निवास करते थे, जो 18 वर्णों के थे। लोगों के व्यवसायों के अनुसार श्रेणियां बनी हुई थी। समकालीन इतिहास में 18 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन है, जिनमें डाकू, लुटेरे और चोरों की श्रेणियां बनी हुई थी। इन लोगों का 7 श्रेणी के व्यक्ति कहा जाता था। राजस्थान के व्यापारियों में ब्याज लेने की परंपरा भी प्रचलित थी। 1262 ईस्वी में भीनमाल शिलालेख और 1323 विक्रम संवत के जालोर शिलालेख में ब्याज की दरों का वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्याज किस्त और नकद दोनों में से लिया जाता था। ब्याज का वर्णन ये बतलाता है कि प्राचीन राजस्थान का वाणिज्य विकसित था। प्राचीन राजस्थान में 7 प्रकार के चांदी के सिक्के चलते थे। सर्वाधिक लोकप्रिय सिक्का द्रम या द्रामा था। इसके अतिरिक्त कुछ और सिक्के थे, जिनमें टका, जितल और रुपया भी काफी प्रचलित थे। अधिकांश सिक्के चांदी के थे, परंतु सोना अथवा किसी दूसरी धातु के, संभवतः तांबा और पित्तल के सिक्के भी डाल दिए जाते थे। जहाँ तक एक नापतोल का संबंध है, समकालीन शिलालेखों के अनुसार 4 पावला से एक पाली बनती थी। 4 पाली का एक मण होता था और 5 मण की एक साई होती थी। 12 मण का एक पदक होता था और 4 पदक की एक हंडी होती थी और 4 हंडी की एक मानी होती थी। संभवतः यही नापतोल राजस्थान के पड़ोसी प्रदेशों में भी प्रचलित थे। विक्रम संवत 1228 के घोन शिलालेख के अनुसार एक मकान 16 ग्राम में खरीदा जा सकता था। 1 ग्राम में 8 से 1/3 पायली गेहूं, 1 पायली मूंग, 3 से 1/3 पायले चावल, 6 पायली अच्छा गेहूं खरीदा जा सकता था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपने अनुसंधान के ग्रंथ में आवश्यकता की वस्तुओं के जो मूल्य दिए थे, उनका सल्तनत युग के इतिहासकार बर्नी ने तारीख फिरोजशाही के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह कहा जा सकता है कि 14वीं शताब्दी में राजस्थान में वस्तुओं का मूल्य अत्यंत अधिक नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के मध्यकालीन इतिहास में प्रशंसा की गई है, परंतु राजस्थान के राजाओं ने अलाउद्दीन की तरह कष्ट उठाए बिना ही इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सस्ता और सुलभ बना रखा था। सपाटलक्स के राजा संपत्तिशाली थे। उनकी आमदनी का अधिकांश भाग सांबर झील के नमक से होता था।
उन लोगों ने दिग्विजय के कार्यक्रम के साथ साथ जनसाधारण को सुखी और समृद्धशाली बनाए रखने के लिए अन्न के उत्पादन और वितरण के संतुलन को बनाए रखा। यही कारण है कि अनाज 2 एवं 4 जितल प्रति मन की दर से प्राप्त हुआ करता था। सामान्य व्यक्तियों को अन्न का अभाव महसूस नहीं होता था। उनके सम्मुख अधिक जनसंख्या की समस्या भी नहीं थे। अतः 6 शताब्दी के लंबे काल में केवल 2 बार अकाल पड़ा था, जब लोगों को अन्न के स्थान पर मरे हुए जानवरों का गोश्त अथवा इंसानी गोश्त खाने को बाध्य होना पड़ा था। उस समय भी जगाड़ू के व्यापारियों ने राजाओं की सहायता की, जिनकी वजह से राजस्थान में भारत के दूसरे भागों की तरह लोगों में काल से पीड़ित नहीं होना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के राजपूत राजाओं ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर रखी थी जिसमें सामान्य व्यक्तियों, व्यापारियों और राजाओं का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध था। संभवतः यही कारण है कि संकट कालीन परिस्थितियों में भी राजस्थान को अर्थाभाव का सामना नहीं करना पड़ा। मुसलमानों ने इस प्रदेश से जितना धन लूटा था, उसका वर्णन फारसी लेखक वारिकों तथा उनके आधार पर लिखे हुए आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथों में मिल जाता है। उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था धर्म प्रेरित थी। इसलिए यहाँ के मंदिरों में संपत्ति का संचय सुरक्षित माना जाता था। मध्यकालीन राजस्थान का सामाजिक जीवन। पूर्व मध्यकाल के समान मध्यकालीन राजस्थान का समाज जाति प्रथा पर आधारित था। जाति प्रथा का आधार वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था मानी जाती थी। इसलिए मध्य युग के प्रतिभाशाली राजपूत राजाओं ने, जिनमें मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 ईस्वी और मारवाड़ के अजीत सिंह राठौर 1679 से 1724 का नाम विशेष उल्लेखनीय है, ने अपने समय में वर्ण व्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयत्न किया था। संभवतः ये प्रयास इसलिए करने पड़े थे कि कालांतर में राजस्थान का समाज जाति और उपजातियों में विभाजित हो गया था, जिनका आधार व्यवसाय नहीं होकर जन्म अथवा वंश होता था। लेकिन समकालीन स्रोतों में ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्विज वर्ण के लोग रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे के व्यवसाय को अपना लेते थे। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण कृषि करते थे और व्यापार वाणिज्य में वैश्यों के अतिरिक्त कोई दूसरी जाति का व्यक्ति भी भागीदार बन सकता था। इसकी पृष्ठभूमि में अर्थाभाव हो सकता है। ब्राह्मणों का राज्य और समाज में आदर था। उन्हें कृषि का व्यवसाय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करना पड़ता था। समय के साथ साथ राजा महाराजाओं ने कर रहित भूमि दक्षिणा के में ब्राह्मणों को प्रदान करके वैदिक कालीन रूढ़ियों को समय अनुकूल परिवर्तित कर दिया था। जब एक बार ये परिपाटी प्रारंभ हो गई तो कथ्य योग्य और साहसी ब्राह्मणों ने सेना और प्रशासनिक सेवा में नौकरी करके वैदिक कालीन परंपरा का परित्याग कर दिया था। और इसमें संदेह नहीं है कि रूढ़िवादी ब्राह्मण अपने साथियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन ऐतिहासिक सत्य है कि सामाजिक बंधन ढीले पड़ने लग गए। समाज में दूसरा प्रभावशाली वर्ग राजपूतों का था, जिन्होंने दैविक शक्तियों से अपना संबंध जोड़कर ब्राह्मणों की सहायता से अपने आप को शक्ति संपन्न किया था। राजपूतों की भी शाखाएं और उपशाखाएं हो गई थी और खाप कहलाती थी। बांकीदास की ख्यात में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। राजपूत समाज में रूढ़िवादी और अंधविश्वासी हो गया था। वैदिक दैविक शक्तियों में टूट आस्था, बाल विवाह, सती प्रथा, जोहर, कन्यावध आदि पर्दा प्रथा जैसे दोष विकसित थे। इसी प्रकार वेश्यों में भी
विभाजन की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई थी। इनका समाज अग्रवाल, ओसवाल, पोरवाल और पालीवालों में विभाजित था। इन शाखाओं की उप शाखाएं बन गई थी, जैसे लोढ़ा, सिंघवी, कोठारी, भंडारी, मेहता आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय शाखाएं थी। ये अपने आप को श्रावगी कहकर संबोधित करते थे। मध्यकाल में इन्हीं वेश्यों ने राजपूत राजाओं की सेवा में सैनिक एवं प्रशासनिक पदों को संभालकर वैदिक कालीन व्यापार और वाणिज्य व्यवसाय को कम महत्व देना प्रारंभ किया था। राजरूपक में उन वेश्यों का विस्तार से वर्णन है जिन्होंने सैनिक सेवाओं के बल पर अमर ख्याति अर्जित की थी। ब्राह्मण, राजपूत और वेश्यों के अतिरिक्त मध्यकालीन समाज में कायस्थ, चारण, भाट, कृषक, शिल्पी, दास, अछूत और आदिवासी जातियां भी थी। पंचोली, राजजी, माथुर और भटनागर उपजाति के कायस्थ राजा महाराजाओं की सेवा में महत्वपूर्ण पदों पर रहते थे। मध्ययुगीन राजस्थान दास प्रथा का भी प्रचार था। दास 3 प्रकार के होते थे, एक दास, गोली और चाकर। स्त्री और पुरुष दोनों को ही दास बनाया जाता था। 2 प्रकार के दास भर्ती किए जाते थे, कुछ को खरीद लिया जाता था और कुछ दहेज में लड़की के साथ उसके माँ बाप के यहाँ से आते थे। इनका कार्य अपने स्वामी की तन मन धन से सेवा करना होता था। इनका प्रबंध करने के लिए एक पृथक विभाग होता था जिसे राजलोक कहा कहकर पुकारा जाता था। यद्यपि रायधनरी वार्ता नामक पांडुलिपि में दासों के प्रभावपूर्ण कार्यों का उल्लेख है, जिनकी पुष्टि सिरोही के राजकीय रिकॉर्ड में होती है, लेकिन वस्तुतः मध्यकालीन राजस्थान में दासों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। आधुनिक काल के लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने इनकी शोचनीय स्थिति का सजीव वर्णन अपने गोली उपन्यास में किया है। आदिवासी जातियां भील, ग्रासिया, मीणा कुल मिलाकर 36 थी जो राजस्थान के पहाड़ी भूभागों में रहती थी और अब भी है। इन्हें बेगार करनी पड़ती थी। इनके पास जीवन के सुलभ साधन नहीं थे। शासक इनकी सेवाओं को प्राप्त करना अपना अधिकार समझते थे, लेकिन इनकी सुख सुविधा के नाम पर इन्हें जघन्य पेशा घोषित करके इनके साथ अमानुषिक व्यवहार में उनके पीछे नहीं रहते थे। 12वीं सदी में राजस्थान में मुसलमान भी बस गए थे। ये हमेशा ही अल्पसंख्यक में रहे, लेकिन शासकों ने सर्वधर्मनी होने के नाते इन्हें विशेष सुख सुविधाएं प्राप्त थी। मुसलमानों में अधिकांश जनसंख्या धर्म परिवर्तित लोगों की थी, जिन्हें बलात् बेला फुसला कर मुसलमान बनाया जाता। मुसलमानों में रसोई घरों में नौकरियां कर ली थी। पढ़े लिखे लोग प्रशासन में घुस गए थे। अनपढ़ मुसलमान स्वतंत्र विकास करते थे। इन श्रेणी में अंग्रेजों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उपयुक्त वर्णन से कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं कि मध्यकालीन राजस्थान का समाज वर्गों में विभाजित था। जातीयता की भावना घर करने लगी। वर्ग विभाजित समाज में सामंजस्य बनाए रख करते थे। धर्म के नाम पर में कठोरता नहीं थी। समाज की विभाजन का आधार क्रम था, अतः सामाजिक हिंसा इतनी नहीं थी जितनी वर्तमान में। राजस्थान का जनजीवन मध्यकालीन राजस्थान का गांवों और शहरों में रहा। भूतपूर्व राज्य के दफ्तरी रिकॉर्ड हवाला बहियां भी थी। इन हवाला बहियों को पढ़ने से पता चलता है कि गांव में रहने वाले कृषकों के पास पहनने के लिए 1 या 2 अतिरिक्त वस्त्र होते थे। भारत के अन्य लोगों के समान मध्य राजस्थान में भी संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार में परंपरा पर विशेष बल दिया जाता था। परिवार पितृसत्तात्मक थे। मध्यकालीन राजस्थान में अंतर जातीय विवाह भी प्रचलित थे। कभी कभी विधर्मी विवाह भी संपन्न होते थे, लेकिन इन विवाहों के संबंध में समकालीन स्रोतों में जो जानकारी उपलब्ध होती है ये इतनी सीमित है कि उसके आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उच्च कुल के लोगों में इस प्रकार की विवाह पद्धति का प्रचलन था। राजस्थान में मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध थे। राज दरबारों में वेश्याएं मनोरंजन करती थी। चौपड़, शतरंज, ताश आदि खेले जाते थे। अब नेक्स्ट है रेन सेन। मध्य का राजस्थान निवासियों वेशभूषा, खान
फान और आचार विचार को समझन के लिए हमें ये मानकर चलना होगा कि यहाँ का समाज दो वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग का रहन सहन निम्न वर्ग के लोगों से भिन्न था। लोग गर्मी में मुख्य सफ़ेद धोती और चिकन का कोना कुर्ता पहनता था, जबकि मकान से बाहर जाते थे तो खेस, सोल अथवा पामदी को 2 अथवा 4 तय करके अपने कंधे पर डाल लेते थे। साधारण व्यक्ति 4 वस्त्र धारण करते थे। धोती कमर से ऊपर तक का तन ढकने के लिए, बख्तरी, सापा या फेटा, और गले में दुपट्टा। ब्राह्मण पीले रंग की धोती पहनते थे और शरीर पर उपरना रखते थे। स्त्रियां साड़ी पहनती थी। बोडीस अथवा चोली पहनकर कमर से ऊपर के भाग को ढकती थी और सिर पर ओढ़नी ढकती थी। जो आज का जीवन है वैसा का वैसा उस समय तत्कालीन जीवन था लगभग। मध्यकाल राजस्थान में के हिंदू शासक शाकाहारी थे। कृषक कट्टा, राबा और मोटी रोटियां खाने के अभ्यस्त थे। शादी विवाह अथवा धार्मिक अनुष्ठानों के समय जब मित्र व संबंधी निमंत्रित किए जाते थे तो उसमें गुड़ की लापसी, लड्डू, चूरमा, सीरा, हलवा तथा घिया, करेला, बैंगन इत्यादि की सब्जी बनाई जाती थी। उसमें अचार के साथ नींबू भी परोसा जाता था। मध्यकालीन राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के सामाजिक जीवन में लोकप्रिय त्योहारों का मध्यकाल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गणगौर, रक्षाबंधन, तीज, दशहरा, गणेश चतुर्थी, दीपावली, मकर संक्रांति, होली, वसंत पंचमी आदि हिंदू धर्म के अनुयायियों से लोकप्रिय उत्सव थे। श्रावण शुक्ला तीज के दिन महादेव और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां पानी में समर्पित की जाती थी और उनकी गणगौर को घर लाया जाता था। यह उत्सव इतनी खुशी के साथ मनाया जाता था कि कर्नल टॉड ने अपने एनाल्स की प्रथम जिल्द के पृष्ठ 455 पर एक पूरा पेरा इस त्योहार के सजीव वर्णन के लिए किया था। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता था। इसकी उत्पत्ति उस समय हुई थी जब मेवाड़ की रानी कर्णवती ने मुगल पर राखी भेजकर बादशाह के विरुद्ध सहायता की कामना की थी। मध्यकाल में अकबर और जहांगीर के हिंदू दरबारी उनकी कलाई पर राखी बांधते थे और परिवार में इस दिन प्रत्येक बहन अपने भाई की कलाई राखी बांधते थे। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तीज राजस्थान में एक विशेष आकर्षण है। ये पति पत्नी के मिलन दिवस के रूप में मनाया जाता था। कतिपय राज्यों में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया। कर्नल डेम टाड ने लिखा है कि सुखद स्मृति को विस्मृत नहीं कर सकता था। आशोज शुक्ला दशमी के दिन दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। गणेश चतुर्थी का भाद्रपद चौथ के दिन युद्ध देवता गणेश के जन्म दिवस की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश की प्रतिमा और मोदक चढ़ाए जाते थे। राजस्थान में 12वीं शताब्दी और शायद उससे पहले से कार्तिक की अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता था। इस दिन मिट्टी के दिए जलाए जाते थे। मकर संक्रांति का त्योहार माघ मास में मनाया जाने लगा। इस दिन सास ब्राह्मणों और विद्वानों को दान दक्षिणा दिया करते थे। साधारण व्यक्ति गुड़ और तिल के लड्डू बना ब्राह्मणों को देते थे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन साधारण व्यक्ति बसंती रंग की वेशभूषा धारण करते थे। फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की स्मृति में होली का त्योहार मनाया जाता था। वैसे ये मिलन का एक दिन होता है जब साल भर के मन मुटाव को भुलाकर लोग एक दूसरे के साथ गले मिलते मधुर संबंध बनाते हैं। इसके अलावा अक्षय तृतीया, रथ यात्रा, राधाष्टमी, इंडोला और देवता पूजन के त्योहार मनाए जाते थे। राजस्थान में रहने वाले जैन धर्म के अनुयायी पर्युषण, रथ यात्रा, जल यात्रा, दीपोत्सव के त्योहार बड़ी धूम
धूमधाम से मनाया जाता था। इन सब में पर्युषण विशेष महत्व का। ये भाद्रपद मास में आते हैं तथा 8 दिन तक चलते हैं। इन दिनों श्रावक को जैन देवालय में जाकर पूजा आराधना करनी होती थी। अंतिम दिन इष्ट मित्रों में क्षमा याचना की जाती थी। दूर बसे या संबंधियों से क्षमा याचना करते थे। संवत्सरी के रूप में पर्युषण का विशेष महत्व है। राजस्थान में रहने वाले मुसलमान मुहर्रम, ईद, शब रात, ईद उल फितर, 12 वफात के त्यौहार मनाते हैं। इन सब में मुहर्रम ताजिए का सामाजिक जीवन से निकट का संबंध है, ताकि इस दिन हिंदू और मुसलमान ताजिया देखने के लिए एकत्रित होते हैं। त्योहार का सांस्कृतिक समन्वय में विशेष योगदान रहा है। त्योहारों के अवसर पर हिंदू, जैन और मुसलमान एक साथ एकत्रित होते हैं। परिणाम स्वरूप राजस्थान में भ्रातृत्व की भावना समय समय पर ताजी होती रहती है। राजपूत राज्य सभी त्योहारों में समान रूप से भाग लेते थे और यथासंभव सहयोग भी देते थे। सारांश से मध्यकाल राजस्थान में सामाजिक जीवन के मूल तत्वों का विवेचन करने के पश्चात मूल कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं। नंबर 1 है, राजस्थान के सामाजिक जीवन में पूर्व मध्यकाल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक एक तारतम्य पाया जाता है। मुस्लिम संपर्क के पश्चात यहाँ के रहन सहन, खान पान और आचार विचार प्रभावित हुए, लेकिन ये प्रभाव केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित था। नेक्स्ट है, राजस्थान में बहुपत्नी प्रथा होते हुए भी समाज में स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। मध्यकालीन समाज विभिन्न जातियों उपजातियों में विभाजित था, लेकिन उस समय जाति की संकीर्ण भावना इस प्रदेश में उस अवस्था में नहीं थी जितनी अब आ गई है। इस प्रदेश का सामाजिक जीवन धर्मभीरू जीवन था। यहाँ के सामाजिक जीवन में त्योहारों का विशेष महत्व था। सामाजिक दृष्टि से भारत के अन्य भागों की तुलना में मध्ययुगीन राजस्थान पिछड़ा प्रदेश नहीं था। यहाँ के निवासियों को वे सब सुख सुविधाएं उपलब्ध थी जो अन्य भागों के लोगों को थी। अंतर केवल इतना था कि उन्हें वंश परंपरागत शासकों अथवा उनका अनुकरण करने वाले जागीरदारों के कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। कभी कभी ये सामंत उनका आर्थिक शोषण भी करते थे, लेकिन फिर भी धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में यहाँ का सामाजिक जीवन महत्वपूर्ण था। इस प्रकार हमने राजपूत काल में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन आदि के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। यह टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत फायदेमंद है। धन्यवाद।